जो मुझे अभी याद है कि मेरी नानी क्या करती थी, पैसा सेव करती थी। और अच्छा। उनका एक मतलब बहुत से लोग जो गाँव से हैं, उनको ये बात पता हो, उन्होंने देखी भी होगी अपनी नानी को, अपनी दादी को करते हुए। साड़ी के पल्लू के कोने में कुछ पैसे बाँध लेती थी। राइट। तो मेरा पहला जो इम्प्रेशन था पैसे को लेकर, वो ये हुँ, हो गया कि यार ये जो पैसा सेव करना है या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हुँ। ये ना हमारे बड़ों का काम है। तो जैसे ही आपका पहला सैलरी आता है वो एक ब्रेन में एक कीड़ा रहता है, ठीक है? वो कीड़ा हमेशा आपको ये कहता है, ओह गॉड यू हैव अर्न्ड दिस मनी, ठीक है? नाउ यू नीड टू स्पेंड इट। तो कभी भी वो जो कीड़ा रहता है वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि इन्वेस्ट दिस मनी या सेव दिस मनी, एंड दिस हैज़ हैपेंड विद 90s किड्स अ लॉट। और दूसरा है प्रोफेशनल क्वेश्चन। प्रोफेशनल क्वेश्चन क्या है कि एज 90s किड्स, ठीक है, या फिर एज 2000 किड्स, हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स इंटरनेट, जो हमें बाद में मिला। एंड उसके बाद वो फाइनेंस का जो भी बहुत सारे फाइनेंस गुरुज बने हैं ऑनलाइन, वो सब चालू हुआ है। इवन वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, बट वी आर नॉट फाइनेंस गुरुज, ठीक है? बट ये है कि जो हमें नॉलेज मिलना चाहिए था वो हमें बचपन से किसी ने नहीं पढ़ाया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे ही है। यू कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। जो आप घर बनाते हो आपकी ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन का वैल्यू है। जब आप कोई फ्लैट लेते हो, देन इट्स अ कॉमन एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है? एक अपार्टमेंट है या फिर एक सोसाइटी है जिसका ज़मीन, जिसका जो लैंड है वो आपके नाम पे नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने इम्पल्स डिसीजंस लिए हैं और उसमें मैंने ट्रैवल में बहुत पैसे खर्च भी किए हैं, और उसमें मतलब मेरा अगर बजट लेट से 1 लाख रुपए का है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप, मैं वहाँ पे 2 लाख भी खर्च करके आया हूँ। तू आज जिस पोजीशन पे है, हुँ, अगर तुझे अपने यंगर सेल्फ को, आज से 10 साल पहले वाले शारम को हुँ, कुछ एडवाइस देना हो अबाउट फाइनेंस, तो तू क्या एडवाइस देगा? अब तूने इतना मुझे फाइनेंस के बारे में बताया, राइट। तेरा पोर्टफोलियो कितना है पहले ये बता? तो पैसे को लेकर जो मेरी पहली मेमोरी है, वो मैं अपने मतलब वो मुझे ऐसे याद है कि मैं अपने नानी के घर मैं बचपन में बहुत रहा हूँ। और मतलब हमारे सब देखे हमने बचपन में कि हमारे जैसे मेरे नाना, हुँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो सैलरी आती थी उनकी, वो लाके नानी को दे देते थे। तब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, जो मुझे अभी याद है कि मेरी नानी क्या करती थी, पैसा सेव करती थी। और अच्छा। उनका एक मतलब बहुत से लोग जो गाँव से हैं, उनको ये बात पता हो, उन्होंने देखी भी होगी अपनी नानी को, अपनी दादी को करते हुए। साड़ी के पल्लू के कोने में कुछ पैसे बाँध लेती थी। राइट। तो मेरा पहला जो इम्प्रेशन था पैसे को लेकर, वो ये हुँ, हो गया कि यार ये जो पैसा सेव करना है या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, हुँ, ये ना हमारे बड़ों का काम है। बराबर। मतलब हमारा कोई काम नहीं है। हुँ, तो बहुत दिनों तक मेरा वही माइंडसेट था पैसों को लेकर। अच्छा। फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ। हुँ, और आज के दिन वही सारे सवाल मैं तुझसे पूछूँगा, बिकॉज़ टुडे, इस दिन, आज के दिन तू मेरा जो है क्या है, वो गुरु है। अरे वाह! मैं थैंक यू। मैं एक स्टूडेंट की तरह तेरे सामने बैठा हूँ। ओके। तो आज हम उसी चीज़ों पे बातें करेंगे। तो मेरे को तेरे से पहला यही सवाल है कि हुँ, तूने कब ये रियलाइज़ करा कि मैनेजिंग मनी, हुँ, वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एज, और हाँ, एज से कोई लेना-देना नहीं है। इट इज़ हुँ। समथिंग व्हिच इज़ वेरी एसेंशियल। ये तूने कब रियलाइज़ करा? तो मैनेजिंग मनी ये जो कांसेप्ट है ना, ये बहुत नया कांसेप्ट है। इट्स नॉट कि ये हम मतलब हमारे पिछले जनरेशन को भी पता है, हमें भी पता है, या फिर जो जेनज़ीज़ है या अल्फ़ा बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं, तो बहुत सारे जनरेशन्स आ चुके हैं। तो उन सबको ये सब चीज़ें अभी डिस्कवर हो रही है, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें बात करते हैं, कैसे आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, क्या करना है, आपको अपना पैसे कैसे सेव करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर आपको पैसे को कैसे ग्रो करना है पैसिवली या फिर एक्टिवली। आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। और जैसे आपने आपका स्टोरी बताया कि आपके नानी जैसे हम सेव करते थे, और मुझे ये भी याद है कि जैसे हम नाना-नानी के घर जाते थे या दादा-दादी के घर जाते थे, तो हमेशा वो हमें कुछ ना कुछ पैसे देते थे। मतलब करेक्ट। जभी भी हम निकलते थे वहाँ से, तो हमें कुछ ना कुछ पैसे देते थे। मतलब चाहे वो बिस्किट्स के लिए हो या कैडबरी, मतलब जो भी चॉकलेट्स वगैरह खरीदने हो तो उसके लिए हम पैसे देते थे। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनको वो पैसे वहाँ पे रहते कैसे थे, क्योंकि वी वर नॉट इनवाइटेड गेस्ट्स। राइट। हम तो अनइनवाइटेड गेस्ट थे। हम हुँ। कभी भी नाना-नानी के घर जाते थे, हम कभी भी दादा-दादी के घर जाते थे। मतलब हमारे कोई भी चाचा-चाची हो या फिर कोई भी हमारे रिलेटिव्स हो, उनके घर हम हमेशा जाते थे, नहीं?
तो चाहे वो समर वेकेशंस हो, चाहे वो और कुछ हॉलीडेज़ हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, बट हमेशा ये हमने देखा है कि वो हमेशा हमें पैसे देता है। बट हमने ये कभी सोचा नहीं कि उनके पास पैसे रहते कैसे हैं। तो वो सब हुँ। चीज़ें हैं ना, दैट इज़ मैनेजिंग मनी। तो मैनेजिंग मनी के बारे में अगर मैं और कुछ बात करूँ, तो ऐसा है कि जैसे अभी ये जेन ज़ी चल रहा है, ये मिलेनियल्स जो जनरेशन है, जो अपना जनरेशन है, हम मिलेनियल्स हैं। हमारे पास जेन ज़ी आते हैं, अल्फ़ा आते हैं, बीटा आते हैं, जो भी अभी नेक्स्ट जो भी जनरेशन चल रहा है, उनको ये एक्सेस मिल चुका है कि मनी को मैनेज कैसे करना है। ये एटलीस्ट उनको ये कंसेप्ट पता है। देयर इज़ इट इज़ आउट देयर, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हर एक का अलग-अलग ओपिनियन होता है, हर एक के अलग-अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट राहुल मेरे को अगर गुरु मानते हैं फाइनेंस का, तो आई टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। बट I also manage money. I also manage my own finances, and I'm also growing. I'm not like कि I'm an expert जो यहाँ पे बैठा है और बोल रहा है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करो। सो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी पर्सनल, और वो हर एक इंसान को करना चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे मेरे हिसाब से है। तो जैसे तूने कहा ना, मुझे ये बहुत सही, मतलब मुझे इससे एक बात स्ट्राइक हुई कि जैसे आज मैं हम जॉब करते हैं तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे यंग जो जिनको अभी जॉब में 1 साल 2 साल ऐसा ऐसा हुआ है, जस्ट कॉलेज से आए हैं वो लोग। राइट। बट आई थिंक जो एक ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग मनी का, क्योंकि सोशल सोशल मीडिया का एक्सपोज़र इतना ज़्यादा हो गया है, फाइनेंस का एक्सपोज़र इतना ज़्यादा हो गया है ना, मैं उनको देखता हूँ कि फ्रॉम मतलब इतनी छोटी उम्र से ही दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, है ना? कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट करते हैं। और आई फाइंड इट वेरी इंट्रिगिंग ऑल्सो कि हुँ, यार जब मैं उनकी एज पे था, या जब मैं कंपनी ज्वाइन किया था, या जब मैंने अपनी जॉब शुरुआत करी थी, तो मुझे इतना एक्सपोज़र नहीं था, हुँ, या मैं उसको बहुत ही निग्लेक्ट भी करता था, है ना? लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं या जो यंग एम्प्लॉइज़ हैं, वो इस मामले में हम मुझे लगता है मुझसे तो बहुत बेहतर है, बिकॉज़ दे हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। सो यू आर राइट कि विद एक्सपोज़र उन्होंने शायद ये सीख लिया है यस, कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं। यस। सो उनको एक्सेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ, उनको एक्सेस बहुत ज़्यादा है, राइट। नॉलेज नॉलेज आई वोंट से कि नॉलेज कितना है वो पता नहीं, बट नॉलेज एट लीस्ट इट इज़ आउट देयर, यस, इट्स अप टू देम कि वो कितना ग्रास्प कितना करेंगे। ग्रैस्प कर लेते हैं। यस। तो लेकिन मुझे इसी से एक चीज़ समझ आई कि जब मैं उनके पोज़ीशन से अपने आप को मैच करता हूँ, है ना? देखता हूँ कि हुँ, एज डिफरेंस या सब कुछ कंसीडर करता हूँ, तो मुझे ये लगता है, जो मैं अगला तुझसे पूछना चाहता हूँ कि यार जब मैं उनकी एज में था, तो मैंने इतना डिले क्यों किया? हुँ, और जनरली जो हमारे 90s की जनरेशन है या अर्ली हुँ, 2000 की जनरेशन है, इन्होंने इतना हमने पैसे को कैसे सेव करना है, हुँ, उसका कैसे यूज़ करना है, ये हमने इतने लेट क्यों सीखा? राइट। इसका क्या रीज़न क्या है इसका? सो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है अपना इमोशनल साइड हुँ, और एक तो है अपना प्रोफ़ेशनल साइड, ठीक है? हुँ, तो इमोशनल साइड में ये हुआ कि जैसे आपने बोला कि वी आर 90s एंड 90s किड्स, हुँ, और एंड वी आर मिलेनियल्स। तो हमारा ऐसा है कि हमारा पिछले जनरेशन जो हमारी है, जैसे हमारे माँ-बाप है और जो हमारी अगली जनरेशन है, उन दोनों के साथ हमारा कनेक्ट है। And we are somewhere in the middle of this where we want to find a balance between these two generations. तो ये 90s का जनरेशन एक्चुअली थोड़ा यूनिक है। इसमें ऐसा है कि जो अगर आप देखोगे, आपका खुद का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? तो आपने ये लेट चालू किया, राइट? आपको ये लेट रियलाइज़ हुआ कि मैं मनी सेव नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे ये इमोशनल रीज़न भी हो सकता है। एक इमोशनल रीज़न ये हो सकता है कि जैसे आपको पहले सैलरी आता है, या फिर मतलब कोई भी 90s किड होगा, आई मीन दे कैन डेफिनिटली रिलेट टू दिस। अगर कोई भी आपका पहला सैलरी आता है या फिर कोई भी आपका मतलब पहला पे चेक आता है, चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उसके थ्रू आपको कुछ पैसा आ रहा है, तो जैसे ही आपका पहला सैलरी आता है, वो एक ब्रेन में एक कीड़ा रहता है, ठीक है? वो कीड़ा हमेशा आपको ये कहता है, ओ गॉड, यू हैव अर्न दिस मनी, ठीक है? नाउ यू नीड टू स्पेंड इट। तो कभी भी वो जो कीड़ा रहता है, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि इन्वेस्ट दिस मनी या सेव दिस मनी। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद 90s किड्स अ लॉट, एंड आई एम वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मुझे मेरा पहला सैलरी मिला, मुझे मेरा पहला पे चेक मिला, और जो भी हम मतलब मैं और मेरे दोस्त उस टाइम पे फ्रीलांसिंग करते थे, प्रोजेक्ट्स लेते थे और उसके थ्रू हम पैसे कमाते थे। तो जैसे ही मैं वो बैंक अकाउंट में देखा था,
उसी रात को वी वेंट फॉर पार्टी। हम डायरेक्टली गए, हम बाहर गए, डिनर किया, फुल पैसे उड़ाए और फिर हम वापस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे हमारा जैसे रूटीन था वैसे ही चालू हो गया। बट वी नेवर थॉट, आई मीन स्पेशली आई नेवर थॉट कि ये पैसा मुझे कहीं सेव करना है या फिर ये पैसा मुझे कहीं देना है। बट मेरे दिमाग में बैक ऑफ माई माइंड यही चल रहा था कि मुझे फैमिली के लिए कुछ खरीदना है। वो एक इमोशनल क्वेश्चन रहता है, वो हर एक के दिमाग में रहता है। मतलब इवन इवन फॉर टुडेज किड्स इट इज़ रिलेटेबल और इट इज़ रेलेवेंट। बट वो कहीं ना कहीं उनको अभी ये चीज़ पता है कि फाइनेंस पहले मुझे मैनेज करना है, मुझे कुछ ना कुछ सैलरी का एक्स अमाउंट जो है वो मुझे निकाल के इन्वेस्ट करना है, सेव करना है। बट विद 90s किड्स, आई मीन मोस्ट ऑफ द 90s किड्स, ये हुआ है कि उनको वो पैसा मिला है या फिर उनका वो सैलरी चालू है या फिर जो भी पेचेक्स आए वो चालू हुए हैं, बट उसके बाद उन्होंने वो डिसीजंस नहीं लिए हैं। चाहे वो एंड वो एक जो इमोशनल क्वेश्चन जो रहता है उसके बेसिस पे शायद वो उन्होंने नहीं लिए हैं। चाहे उन्होंने प्रेफरेंस दिया होगा फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, चाहे वो प्रेफरेंस दिया होगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर डिनर पे जाना, चाहे वो प्रेफरेंस होगा मॉम के लिए नई साड़ी खरीदना या फिर डैड के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना, मतलब कुछ भी। सो दे हैव गिवन दैट प्रेफरेंस। एंड एज 90s किड्स हमारे दिमाग में वो एक स्टीरियोटिपिकल जो इमेज है जो हमारे मॉम डैड ने क्रिएट की है वो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने क्या क्रिएट करके रखा है कि बेटा या बेटी जो भी है, अगर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट सेविंग मनी। बट आपको वो ट्रेडिशनल जो स्टीरियोटिपिकल उन्होंने जो वेज दिए हैं उसमें ही आपको करना है, जो आप आपके मॉम डैड से सीखे हो या आपने नाना नानी से या दादा दादी से सीखे हो, राइट। करेक्ट। तो वो हम यूज़ करते हैं, बट वो वी स्टार्ट यूजिंग दोज इन्वेस्टिंग मेथड्स वेरी लेट। क्यों? क्योंकि हमारा पहले जो इमोशनल क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था वो हमेशा पहले किक इन कर जाता था कि आई नीड टू स्पेंड दिस मनी, आई नीड टू, बिकॉज आई हैव अर्नड इट। वो एक आपका मतलब जो हक होता है ना, एक ईगो आ यस, जाता है। वो एक आपका हक होता है, इट्स योर राइट, राइट। बिकॉज वो आपका बैंक अकाउंट है, इट्स योर पर्सनल मनी एंड यू कैन स्पेंड इट हाउ एवर यू लाइक। उसके ऊपर आपके ना माँ बाप का हक होता है, ना आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स का हक होता है, ना कोई रिलेटिव का हक होता है। तो आपके दिमाग में ये होता है कि वो एक आपको एक फ्रीडम मिलता है, राइट। वो फ्रीडम जब किक इन होता है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, बट आप कभी नहीं ये सोचते हो कि ये शायद या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं यहाँ पैसे कहीं मतलब सेव कर सकता हूँ। वो कभी आपको पहले किकिंग नहीं होगा। एंड दैट हैज़ हैपेंड विद मी एज वेल। और दूसरा है प्रोफेशनल क्वेश्चन। प्रोफेशनल क्वेश्चन क्या है कि एज 90s किड्स, ठीक है, या फिर एज 2000 किड्स, हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था टुवर्ड्स इंटरनेट जो हमें बाद में मिला। एंड उसके बाद वो फाइनेंस का जो भी बहुत सारे फाइनेंस गुरुज बने हैं ऑनलाइन वो सब चालू हुए। इवन वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग बट वी आर नॉट फाइनेंस गुरुज, ठीक है। बट ये है कि जो हमें नॉलेज मिलना चाहिए था वो हमें बचपन से किसी ने नहीं पढ़ाया। दैट इज़ व्हाट द प्रोफेशनल साइड ऑफ दिस फाइनेंस मैनेजमेंट इज। जो फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट या फिर फाइनेंस एज अ टॉपिक, जब तक आप MBA नहीं करते हो या फिर जब तक आप कोई हायर एजुकेशन नहीं लेते हो, इवन आई थिंक 12th के 10th के बाद शायद जब आप इकोनॉमिक्स लेते हो, बीकॉम वगैरह करते हो, तब शायद ज़्यादा समझ आता है। देन यू गेट सम एक्सपोजर। बिकॉज मेरी तो इनिशियल मेमोरीज वही है, मतलब 12th तक भी नहीं, चलो 10th तक, क्योंकि 10th के बाद तो ऑब्वियसली स्ट्रीम चुनना पड़ता है। राइट। 10th तक मुझे मतलब फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, किसी ने नहीं पढ़ाया, मेरा कोई सब्जेक्ट था, नो आइडिया। राइट, इवन इन टुडेज एजुकेशन इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। आई डोंट नो इफ सम स्कूल्स आर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन इट और नॉट। बट ये जो प्रोफेशनल क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ये था कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हो या फिर इंटरनेट हो, उस टाइम पे हमें ये एक्सपोजर नहीं मिला। जैसे मैंने बताया, जैसे तूने बताया कि एक मनी जब आप कमाने लगते हो तो एक फ्रीडम आता है, राइट। यस। तो द होल पर्पस पैसे कमाने का यही तो है कि हमें फ्रीडम मिले, हम उसको यूज कर सकें, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, पार्टी कर सकें, राइट। होल पर्पस तो जो बचपन से हमें पढ़ाया गया था। मुझे याद है एक बहुत ही फेमस मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद, उसमें गाना इसी टाइप का था कि समथिंग लाइक दैट कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, हाथों में घड़ी होगी, समथिंग लाइक दैट, कार होगी, लड़की मिलेगी, मतलब हाथों में गोरी, ऐसा ही कुछ होता है उसमें। मतलब बेसिकली कि वो बोल रहा है कि जब आप पैसे कमाने लगोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, राइट। तो हम तो वही सोच के या जनरली इंसान कमाता तो इसीलिए है। तो इस डिलेमा को कैसे दूर करें कि आप जब कमा रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो कि यार तुम कमा रहे हो तो पहले सेविंग्स के बारे में सोचो, ठीक है, फेयर इनफ।
पर मैं कमा भी तो इसीलिए रहा हूँ कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ, मैं उससे यस। कुछ सेंस हासिल कर सकूँ ना, हुँ, कि अगर पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे पास गाड़ी है तो मुझे लगेगा अरे हाँ, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ। हुँ, पर मैं पैसे कमा रहा हूँ, यार मैं ट्रिप्स मार रहा हूँ, हाँ यार, मैं पैसे तो मुझे मतलब गाड़ी है तो मुझे एक सेंस ऑफ एक एक कम्फर्ट मिलता है। हुँ, जब मैं ट्रिप्स मारता हूँ तो मुझे मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है, हुँ, तो मेरे कुछ सेंसेस काम कर रहे हैं, राइट? राइट, तो द होल पर्पस ऑफ अर्निंग मनी ये तो यही है। राइट। तो इस बैलेंस को मतलब ये जो थिन लाइन है इसको हुँ। बैलेंस कैसे करेंगे? एग्जैक्टली exactly, तो जो मैंने अभी बताया कि जो इमोशनल क्वेश्चन आपका जो किक इन हो रहा है, दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से राइट नाउ, कि आप ये बोल रहे हो कि यार मुझे ट्रैवल के लिए स्पेंड करना है, तो या हाँ मेरे पास पैसा है इसलिए मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे ये ऑलरेडी फ्रीडम मिल चुका है। तो ये जो चीज़ें मैंने बोली ना, दैट इज़ एग्जैक्टली द इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आप हमेशा सोच रहे हो कि यार मुझे ये पैसे स्पेंड करने हैं, राइट? तो एंड नो वन इज स्टॉपिंग यू, आई मीन इवन आई कैनॉट स्टॉप यू, इवन आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ, राइट? क्योंकि मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ। बट ये है कि अगर आप लेट से 100 रुपये कमाते हो, राइट? और अगर आपको 100 में से अगर आपको 80 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है, यू कैन डू दैट। बट एट दी एंड अगर आपके पास 20 रुपये बचता है, ठीक है, फॉर योर ओन पर्सनल एक्सपेंसेस, उसमें से अगर आप 5 रुपये भी सेव करते हो, या 5 रुपये भी अगर अगर आप ऐसे सोचते हो, या फिर आपके दिमाग को ऐसे ट्रेन करते हो कि दैट 5 रुपीज़ इज़ माई इन्वेस्टिंग EMI। ये एक नया टर्म बेसिकली, मतलब मैं खुद मेरे लिए यूज़ करता हूँ कि अगर हम कोई कार लोन लेते हैं, या फिर अगर कोई हम होम लोन लेते हैं, या फिर अगर कोई हम पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसका एक डेफिनेट EMI कट होता है। या फिर आप क्रेडिट कार्ड बिल्स भी, ये क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप कोई बिल पे करते हो, उसका एक या 1.5 महीने के बाद बिल आ ही जाता है, एंड देन यू हैव टू पे दैट। उसका भी अगर EMI ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, बट यू हैव टू पे दैट विद इन टाइम। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको बहुत सारे हैवी पेनल्टीज लगते हैं, एंड इन योर माइंड यू नो कि ये पैसा मेरा कट होने ही वाला है। तो हुँ, वो जो आपका जो डेट EMI जो बोलते हैं, या फिर आपका जो लायबिलिटीज़ हम बोल सकते हैं, जैसे आपको वो पता है कि हर महीने के 5 तारीख को, 10 तारीख को अगर वो मेरा पैसा कट हो रहा है, मेरे EMIs कट हो रहे हैं, तो स्टार्ट ऑल्सो कटिंग दैट इन्वेस्टिंग EMI एज वेल। जो मैं बोल रहा हूँ पाँच इंटरेस्टिंग। रुपये का चीज़, हुँ, वो स्टार्ट कटिंग दैट एज वेल। अगर आप ये करोगे, तो आपका बैलेंस एटलीस्ट बनना चालू होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपका, अगर आपके लोन्स अगर 80 रुपये के हैं लोन्स है, और आप अगर 5 रुपये ही बचा रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू आर आउट ऑफ बैलेंस, करेक्ट। right? Because you have more liabilities than you have assets. So we have gone through that, and जो भी 90s kids है, they are all जब ये इंटरनेट का एरा आया, एरा चालू हुआ आफ्टर 2008, आफ्टर 2002 मोस्टली, हुँ, राइट? हुँ, तो उसके बाद तो मोस्टली वी वर इन स्कूल्स, राइट? हुँ, उसके बाद हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते थे, ना हमें पेरेंट्स फ़ोन देते थे, ना हमें कोई एक्सेस था, और उस टाइम पे इंटरनेट तो बहुत महंगा था, राइट? तो उस टाइम पे तो हम कुछ मतलब नॉलेज गेन ही नहीं कर पाते उस पर। एंड देवर वेरी फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स, या फिर देवर वेरी फ्यू क्या बोल सकते हैं, नॉलेज एक्सपर्ट्स, जो उनका अपना जो फाइनेंस का ज्ञान है वो शेयर करते हैं। तो करेक्ट। वो भी नहीं था, राइट? सो वी वर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज, वी वर नॉट हैविंग इनफ फाइनेंशियल गुरुज इन आर लाइफ, एंड जो भी थे वो हमारे माँ बाप ही थे, या फिर करेक्ट, हमारे क्लोज रिलेटिव्स थे, एंड उनके थ्रू हमें जितना मिला वी डिड दैट, राइट। राइट? सो वो जो अभी का जो एक्सपोजर है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग मनी इन योर FDs और इमरजेंसी फंड टिल द क्रिप्टोज, हुँ, राइट? हुँ। ये जो एक्सपोजर है ना पूरा, वो उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे नहीं था। तो जैसे तूने इंटरनेट की बात करी कि हम्म, इंटरनेट का एक्सपोज़र आज बहुत है बच्चों को, या जो हमारी जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा है। तो इंटरनेट का एक्सपोज़र हमको भी बहुत ज़्यादा है आज, राइट। यस। अब मैं तुझे मेरा असमंजस बताता हूँ कि आज मुझे, जब मैं इंटरनेट देखता हूँ या किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाता हूँ, तो मुझे 2 टाइप की चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखती हैं। पहला, कि लोग ख़ास करके ये तब से है जब से व्लॉगिंग का कल्चर बहुत बढ़ गया है ना, राइट। तो मुझे दिखता है कि यार हर बंदा या हर दूसरे दिन कोई नई कार ले रहा है, कोई नई बाइक ले रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, यूरोप ट्रिप कर रहा है ना। और दूसरी तरफ एक दूसरी टाइप की वीडियोज़ मेरे को आने लगे बहुत, कि यार अगर आपकी 35,000 सैलरी है तो आप 10,000 इसमें खर्च करो, 10,000 इसमें खर्च करो, 5,000 सेव करो, या वैसे आते हैं ना जो वीडियोज़ की 50,000 सैलरी है तो आपके राइट। लिए ये कार अच्छी है, 1 लाख सैलरी है तो आपके लिए ये कार अच्छी है, राइट? हम्म, ये चीज़ मेरे को अब बहुत कन्फ्यूज़ करती है। तो इन सब चीज़ों से ये जो एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है ना, कि एक तरफ मैं देख रहा हूँ यार ये एक लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, फिर दूसरी तरफ एक कोई बता रहा है मुझे कि नहीं ये तो गलत है, ये फ़ॉलो करो, इसमें सेव करो। इस डिलेमा को कैसे दूर करें? मतलब आज की जनरेशन इससे कैसे बाहर निकलेगी कि आपको लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन करनी चाहिए
और आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी करना चाहिए। ये जो हम्म, मेंटल स्ट्रेस हो गया, मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा ये? एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं इसका जवाब दूँ तो थोड़ा लंबा रहेगा। पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है। मेकिंग मनी इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म हसल। जो आप, अगर आपको लगेगा कि आपको अगर 30,000 का सैलरी आ रहा है और नेक्स्ट डे अगर आप जाके अगर उस सैलरी में, उस सैलरी के बेसिस पे अगर आप 20,000 या 25,000 का कार का लोन लेके डायरेक्टली आप एक बड़ा बढ़िया सा एक 20-25 लाख का गाड़ी आप लेके आओगे, देन योर फाइनेंसेस विल बी डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई वे आउट ही नहीं रहता है, वो जो डेडली साइकिल जो हम बोलते हैं उससे बाहर निकलने का। सो इट्स अ डेट ट्रैप बेसिकली। और ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग जो मैं बोला, जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म गेम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप न्यूबी है, लेट्स से आप फ्रेशर है, ठीक है, और अगर आप लेट्स से जस्ट पास आउट हुए हैं और आपको एक नई जॉब लगी है या फिर आपको एक स्टेबल इनकम या फिर एक एक्टिव इनकम आपको चालू हुआ है, राइट। इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ योर ग्रेजुएशन, मे बी बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, यू नो वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, उसकी वजह से आपको एक स्टेबल इनकम आना चालू हुआ है, राइट। तो अगर आपको लेट्स से 10,000 रुपये आ रहा है एवरी मंथ, ठीक है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको जो 10,000 सैलरी आ रहा है उसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 500 रुपये उसमें से निकाल ही दो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट। ओके। तो ये अगर आप 500 रुपये निकाल ही दोगे उसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 का सैलरी आता है, तो जो आपको इन हैंड सैलरी आएगा या फिर जो आपको इन हैंड पैसे मिलेंगे वो टैक्स कट के ही आता है, राइट। करेक्ट। ऑफ कोर्स अभी न्यू टैक्स रेजिम वगैरह तो वो तो उसमें हम जाते नहीं है, बट जो आपको आएगा सैलरी वो आप टैक्स कट के ही आएगा, राइट। जो भी आपका इन हैंड सैलरी होगा वो वैसे ही रहेगा। बट आपको ये सोचना है कि मुझे 10,000 की जगह मुझे 9,500 ही आ रहा है, मुझे 500 रुपये कम ही आ रहा है। एंड मैं इसका रीज़न बताऊंगा क्यों। वो जो आप 500 रुपये सोच रहे हो ना, यू शुड स्टार्ट अर्ली। आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है या फिर आपका जो वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है ना, अगर आप 500 रुपये से या 100 रुपये से या 50 रुपये से, जो भी जैसे भी आपका सैलरी है, जैसे भी आपका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से अगर आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम डे वन, लाइक फ्रॉम फर्स्ट मंथ, अगर आप ये करते हो, देन यू एंड ये इसको अगर आप ये लॉन्ग टर्म करते हो, जैसे नॉट फॉर जस्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स, ठीक है, या फिर नॉट फॉर जस्ट 1 ईयर, अगर आप ये करते हो 10 से 12 साल कम से कम, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा लाइफ आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप पा सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और जैसे आपने बताया डिलेमा का, तो बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सपोजर जो सोशल मीडिया का है, उसके वजह से हर एक के दिमाग में यही आता है कि कंपैरिजन करना, कि अगर मेरे फ्रेंड के पास ये बड़ा गाड़ी है तो मेरे दूसरे फ्रेंड के पास ये बढ़िया सा घर ले रहा है, ये बढ़िया सा गाड़ी ले रहा है, या फिर कोई बंदा कुछ नया बिजनेस चालू कर रहा है, कोई बंदा कुछ शॉप चालू कर रहा है, राइट। मतलब वो कुछ ना कुछ पैसे खर्च करके कुछ ना कुछ उनके लिए खुद के लिए ले रहे हैं, मतलब चीज़, इट कॉल दीज आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, राइट। तो ये जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा किक इन करती है, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे ही है। यू कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि यू नेवर नो वो जो लड़का या लड़की है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, उसके घर का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके घर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जिसके ऑलरेडी मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर, फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करके रखा है उसके लिए, सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर हिम और हर टू बाय दैट कार, टू बाय दैट मटेरियलिस्टिक थिंग, राइट। जो भी आप वो उनके लिए परचेस करना है, इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू डू सो। But if you have a different financial condition, and everybody has a different financial condition, Right. everyone is earning differently, everyone has their own life, everyone that has their own financial plan. अगर आप आपके हिसाब से जाते हो एंड अगर आप कंपेयर नहीं करते हो, स्पेशली इन टुडेज एरा, देन डेफिनेटली यू आर गोना सर्वाइव। तो मैं तुझे फिर से मेरा एग्जांपल देता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियाँ करी। जब मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी अपनी, एक स्टेबल इनकम होगी मेरी, दैट टाइम मेरे को ये लगता था कि यार अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, है ना। आज जो मैं 2,000 बचा रहा हूँ या बचा सकता हूँ, इसको किसी चीज़ में खर्चा कर देता हूँ। जब मैं और थोड़ा इनकम बढ़ेगी या थोड़ा और जॉब में मैच्योर हो जाऊँगा, तो मैं 2 की जगह 6,000 बचाने लग जाऊँगा, राइट। तो मेरे को एक चीज़ बता कि
व्हाट इज़ द बेस्ट कि आप बहुत जल्दी 500 1000 2000 बचाना चालू करो, या आफ्टर सम टाइम मे बी लाइक सपोज एग्जांपल एक एक्स व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो 20 साल की उम्र से 2000 बचाना चालू करता है, Right. उसको हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाया जा रहा है। Yes. एक वाई इंसान है, वो क्या करता है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं 20 साल से नहीं करूँगा, मैं 30 साल में जाता हूँ और मैं 30 साल से डायरेक्ट 10,000 में स्टार्ट करना चालू करूँगा, है ना। तो दोनों में से फायदा मतलब जब खत्म होगा दोनों का, जब करियर खत्म होगा, तो कौन से एग्जाम्पल है बेटर टू फॉलो, कि एक्स या वाई। और दूसरी चीज़, अगर कोई अपना करियर अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो फाइनेंस को लेकर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए, उसकी ये हैबिट होनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, कि इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, दिस इज़ अ नॉन निगोशिएबल फॉर मी। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं? या वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग या मेकिंग मनी इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट। और बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ तो दैट इज़ वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट इज़ अ, लाइक एवरीवन नोज, इज़ अ जायंट इन्वेस्टर, राइट। उनका बर्कशायर हैथवे उनका एक्चुअल उनका फर्म है, उनका कंपनी है। बट अगर आप उनका एग्जाम्पल देखते हो, ही हैज़ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हिज अर्ली 20s, ठीक है। And right now he is almost 90 plus, if I'm not wrong, and he has I mean more than his net worth is in billions right now. तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर मैं 20 साल से चालू करता हूँ वर्सेस अगर मैं 30 साल से इन्वेस्टिंग चालू करता हूँ, बट विद अ डिफरेंट अमाउंट। जो 20 साल का अगर 500 रुपये से भी चालू करेगा, he or she will still have more money than the person who has started in his 30s, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है जो मतलब इट्स इट्स अ टर्म बेसिकली जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स बहुत देता है। आपका मनी जो है वो 2 गुना 4 गुना 16 गुना 32 मतलब एक्सपोनेंशियल राइज, इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी कि जितना आप जल्दी इन्वेस्ट करोगे, और जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको 10,000 सैलरी मिलता है, आप 500 रुपये कट करके ही बोलना घर पे, या फिर आप खुद ही ये समझ लेना कि मुझे 9500 ही आता है। अगर आपको 20,000 आता है तो आप ये समझ लेना कि मुझे 19,000 ही आता है। मतलब टेक सम अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी जो आप अलग से रखो, चाहे वो आप बैंक अकाउंट में रखो, चाहे आप वो म्यूचुअल फंड्स में डालो, चाहे आप वो रिकरिंग डिपॉजिट करो, एफडी करो, वट एवर यू वांट टू डू, बट यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट वेरी अर्ली इन योर एज, मतलब वेरी अर्ली इन योर करियर। तो वो अगर आप चालू करोगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन अ लॉन्गर टर्म। एंड लाइक आई सेड, जब तक आप लॉन्गर टर्म गेम नहीं देखोगे, क्योंकि ये मैंने मिस्टेक्स खुद किए हैं। मेरा अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो मैंने स्टार्ट किया था जैसे मेरा आई थिंक सेकंड या थर्ड जॉब था, तब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग। उससे पहले मैं सिर्फ स्पेंड करता था, ठीक है। उसमें भी मैंने ये गलती किया कि मैंने आई थिंक 2020 में व्हेन आई गॉट माय न्यू जॉब, उसके बाद मैंने सेकंड या थर्ड मंथ में ही मैंने नया कार ले लिया। एंड उसका जो EMI था दैट वाज 30 to 40% ऑफ माई सैलरी जो मेरा इन हैंड आ रहा था, विच वॉज अ वेरी लार्ज सेटबैक फॉर मी एट दैट टाइम। वो मुझे उस टाइम नहीं पता चला, क्योंकि उस टाइम में ये जो सोशल मीडिया का जो आप एक्सपोजर बोल रहे हो, उसमें मैं ये बह गया था कि यार मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मुझे ये समझ रहा है कि यार मेरे पास इतना पैसा है तो इसका मैं 25-30 हज़ार रुपये आराम से निकाल के मैं कार लेके मैं आराम से कार का EMI भर सकता हूँ। अभी वो मेरा कार डेट फ्री है आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। बट उस टाइम पे मेरा जो सैलरी था वर्सेस उस टाइम पे जो मेरा कार का EMI था, इट वाज वे आउट ऑफ प्रपोर्शन। उस टाइम पे मुझे ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, और ये रियलाइज़ ना होने की वजह से आई कुडेंट सेव, आई कुडेंट इन्वेस्ट माई मनी एट दैट टाइम। मैं इन्वेस्ट के लिए पैसे निकाल ही नहीं पाया। सो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था कि फाइनेंसेस के बारे में कैसे जानना जाए और कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें। तो उस टाइम के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यू हैव टू कीप अ सिंपल बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, आपके एसेट्स होने चाहिए एट वन साइड एंड आपके लाइबिलिटीज़ ऑन दी अदर साइड होनी चाहिए। और ये अगर किसी को इंटरेस्ट है बुक रीडिंग में, तो रिच डैड पुअर डैड करके रॉबर्ट कियोसाकी, वेरी फेमस बुक। यस, इट्स वेरी फेमस बुक, बट इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली बुक, मैं ये कह सकता हूँ। अगर आपको सिंपल बैलेंस शीट आपका बनाना है एज अ फ्रेशर या फिर एज अ न्यू बी, जो अभी जिस करियर के आप शुरुआत कर रहे हो या फिर आपका नया जॉब लगा है, नया स्टार्टअप आप कर रहे हो, तो आप बस ये 2 कॉलम्स एक्सेल शीट में कर लेना कि आपके एसेट्स कितने हैं अभी और आपके लायबिलिटीज़ कितने थोड़ा हैं। एग्जांपल देना, एसेट्स Yes. एंड लायबिलिटीज के एग्जांपल्स यस, बता दो। तो
एसेट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप उसके मालिक हो, ठीक है? और लायबिलिटी इज समथिंग फॉर विच यू हैव टू पे सम मनी या फिर पे समथिंग, राइट? मतलब एसेट आप ये बोल सकते हो कि वो एक आपका इनकमिंग सोर्स है, और लायबिलिटी आप ये सोचते हो कि वो एक आपका आउटगोइंग सोर्स है, ठीक है? तो एसेट का अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कोई आपका घर है, ठीक है? तो घर जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है, या फिर जो आपके पेरेंट्स का घर है, ठीक है? या फिर आपके मतलब एंसेस्ट्रल घर है, या फिर एंसेस्ट्रल लैंड है, ठीक है? दीज आर ऑल एसेट्स फॉर यू, मतलब एज अ नेक्स्ट इन जनरेशन। जनरेशन वो आपके लिए एक एसेट बनता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, राइट? उसके ऊपर कोई आपको पैसे देने नहीं है किसी को, या फिर आपको किसी से उसके रिलेटेड बात नहीं करनी है, राइट? दैट बिकम्स एन एसेट फॉर यू। बिकॉज क्या होगा अगर आप वो आगे जाके बेचेंगे, या फिर आगे जाके उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट करेंगे, या फिर आगे आपको दूसरा घर लेना है बट उसके लिए आपको ये घर बेचना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें आप वो कर सकते हो, यू गेट अ कैश फ्लो, राइट? या फिर आपको वो घर रेंट पे देना है, तो वो आपके लिए इनकम सोर्स भी बनता है, सो दैट बिकम्स एन एसेट। मगर अगर आप लायबिलिटी देखोगे, तो कार इज़ ऑलवेज अ लायबिलिटी, ठीक है? अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ लेते हो, जैसे सोफ़ा सेट ले लिया, टीवी ले लिया, राइट? फर्नीचर बना लिया, जैसे आपका घर का इंटीरियर बना लिया, फिर उसका मेंटेनेंस एवरी ईयर करना पड़ता है, या फिर घर का पेंट ले लिया, लेट्स से आफ्टर एवरी 5-10 ईयर्स यू हैव टू रीपेंट, राइट? सो दीज बिकम्स लायबिलिटी। तो ये जो चीज़ें, ये लायबिलिटी होती है जिसमें आपका पैसा जा रहा है। तो लाइबिलिटी क्या मतलब हमेशा बुरी होती है? मतलब क्या ऐसी भी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आगे जाके एसेट बन जाए? राइट, या एग्जैक्टली, लाइबिलिटीज़ यस। हमेशा खराब ही होंगी? कैसे नहीं, नहीं, चलता है देयर ये? आर ऑलवेज गुड लायबिलिटीज एंड बैड लायबिलिटीज। ओके। अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका बैलेंस है एसेट्स और लायबिलिटीज में, देन यू आर गुड टू गो। अगर आपके लायबिलिटीज ज़्यादा है, और वो भी इवन दो दे आर गुड और बैड, तो आपके लिए वो खतरा है, ठीक है? अगर आपके लायबिलिटीज कम है, इवन दो दे आर गुड और बैड, आपके लिए अच्छा है, ऐसा वो सोर्स होता है। तो गुड एंड बैड लायबिलिटीज का अगर एग्जाम्पल देखे जाए, तो घर का ही ले लेते हैं अपन। तो घर का अगर आपका लोन है, लेट्स से, ठीक है? लेट्स से फॉर आपने एक घर लिया है, उसका आपने 20 लाख डाउन पेमेंट किया है, और 50 लाख आपका उसका लोन चल रहा है, ठीक है? एंड यू नो, एंड बेस्ड ऑन योर सैलरी एंड बेस्ड ऑन योर एक्टिव इनकम सोर्सेज जो भी आपके हैं, उसके हिसाब से यू नो दैट यू आर पेइंग दोज ई एम आईज ऑन टाइम, जो भी आपके जा रहे हैं वो चल रहा है, एंड यू आर गोइंग टू पे दैट आफ्टर लाइक फॉर 20 ईयर्स, ठीक है? 20 साल के बाद वो आपका एसेट बनता है, ठीक है? बट अगर आप लॉन्ग टर्म में 20 साल वही घर का अगर आप ये कर रहे हो, मतलब ईएमआई भर रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो, 20 साल के बाद जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो आपका फ्लैट है, वो पुराना होने वाला है, राइट? सो हम ये चीज़ में भी सोचते हैं कि अगर आप ये घर जल्दी आप लोन पे करके अगर आप जल्दी छुड़ा लेते हो फ्रॉम बैंक, राइट? देन दैट बिकम्स योर एसेट। बट अगर आप ये 20 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हो, राइट? और अगर आप 20 साल या 25 साल तक उसका ईएमआई दे ही रहे हो, एंड देन उसके बाद आपको वो घर मिल रहा है, देन उसका जो कंडीशन रहेगा उस टाइम पे, ऑफ कोर्स इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ राइट नाउ। यस। यस। तो इसके लिए हमें जो गुड एंड बैड लाइबिलिटीज़ है, उसके लिए हमें ये भी सोचना पड़ता है कि घर हमें किस में रखना है। अगर आप जल्दी ईएमआई पे कर सकते हो, अगर आप जल्दी वो घर निकाल सकते हो, देन इट बिकम्स अ एसेट फॉर यू। बट अगर आप वो कंटिन्यू करते हो 20-30 साल के लिए, या फिर आपका नहीं हो पा रहा है, देन दैट बिकम्स अ बैड लायबिलिटी फॉर यू। नहीं, इसी से मेरे को मैं तो कोई मेरा बहुत डिबेट होता है। राइट। ये कार वर्सेस घर में ना बहुत डिबेट होता है। लोग स्ट्रेट अवे बोलते हैं यार कार तो लाइबिलिटी है, ठीक है? और लोग बोलते हैं यार घर तो एसेट है। अब मेरे को जो एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, या जो था मतलब, वो क्या था, मुझे लगता था कि कार क्या है, मतलब कार मेरे को प्लेजर दे रही है, राइट? कंफर्ट दे रही है। बहुत से लोग जो कार एंथुजियास्ट होते हैं उनके लिए कार एक सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ पैसा दे रहे हो, वो आपके फैमिली का पार्ट बन जाता है। राइट। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपनी पहली कार से भी इतना प्यार करते हैं कि उसको बेचते नहीं है कि यार ये तो इसने मेरा इतना साथ दिया, समथिंग लाइक दैट, Yes. जो मेरे साथ भी है। हम्म। मैं भी वैसे इमोशनली अटैच हो जाता हूँ अपनी गाड़ी से। और जहाँ तक आई घर की बात, ठीक है, अब जैसे तूने बोला, तो लेट्स सपोज मैं एक दिन बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था, तो मेरे घर का एक्स अमाउंट मैं ईएमआई भरता हूँ। जब मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था कि मैं इतने साल तक वो ईएमआई अगर दूँ, तो मतलब मेरे को तो दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे लगा यार ये जितना अमाउंट मैं इस घर में भरूंगा, ये तो कभी रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बेच भी दूं, बेचने के बाद भी मुझे वो अमाउंट कभी नहीं मिलेगा। Yes. तो मेरा ये हमेशा से डाउट रहा है कि ये घर एसेट क्यों होता है।
इस पे थोड़ा अगर तू क्लेरिफाई करे कि व्हाई इट इज एन एसेट। मुझे नहीं राइट। लगता एसेट, मैं सच बता रहा हूँ तुझे, मेरे को बिल्कुल एसेट नहीं लगता है घर। तो घर, अभी सबका एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे आपका ये पर्सपेक्टिव है कि घर आपको एसेट नहीं लगता है, आपको ये अलग से एक लाइबिलिटी लगता है। बट अगर आप ये जनरेशनल देखोगे चीज़ें, जैसे लेट्स से यू लुक एट योर मदर एंड फादर, जो आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स ने अगर कोई घर रखा है, जैसे चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, कहीं पे भी वो घर हो, और अगर वो घर डेट फ्री है, देन इट हैज़ अ वैल्यू, राइट? सो दैट बिकम्स एन एसेट फॉर यू, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप आपके बच्चों के लिए, अगर आप कोई घर लेके रखते हो, अगर आप उसका पूरा ईएमआई पे कर रहे हो, अगर आपने पूरा वो लोन क्लोज कर दिया, सब एनओसी वगैरह लेके पूरा का पूरा लोन क्लोज करके, अगर आपने आपका घर वो बैंक से निकलवा लिया, राइट, देन इट डजंट बिकम एसेट फॉर यू बिकॉज यू विल बी ओल्डर, राइट, बट आपके बच्चों के लिए वो एक, सो ये रहता है, इट बिकम्स अ रूफ फॉर देम, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ दिस इंडियन कल्चर, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है, हमारे जो एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ही देते हैं। देन दे मे और मे नॉट गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट डिपेंड्स ऑन देयर माइंडसेट, बट वो एक एसेट फिर बन जाता है। बट आपके लिए वो डेफिनेटली नहीं बनेगा बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट, एंड यू हैव ऑफ कोर्स यू हैव गिवन मोर इंटरेस्ट टू द बैंक्स, एंड जितना घर का वैल्यू था उससे तो आपने ज़्यादा ही पे किया है, बट वो आपके बच्चों के लिए वो बन सकता है एसेट। तो मेरे को फ्लैट, ये हमेशा एक डिबेट देखता हूँ मैं, राइट। कि फ्लैट और घर, बनाई से घर, घर मतलब आपने एक जमीन ली है, उस पर घर बनाया, राइट? फ्लैट तूने जैसे बोला कि वो एक, जैसे आपने घर लिया, फ्लैट लिया ना, फिर आप पास ऑन करोगे टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस। तो ये फ्लैट और घर जो जमीन लेकर आप बनाते हो, इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाई देयर इज सो मच डिबेट कि फ्लैट जो है बेसिकली इट इज लाइक एन ईएमआई ट्रैप, बट घर जो है वो एक एसेट है वो बेसिकली। यस। इसमें क्या डिफरेंस क्या है? व्हाट डू पीपल शुड Yes. प्रेफर? बिकॉज जो आप घर बनाते हो आपकी ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन का वैल्यू है। जब आप कोई फ्लैट लेते हो, देन इट्स अ कॉमन एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है? एक अपार्टमेंट है या फिर एक सोसाइटी है जिसका ज़मीन, जिसका जो लैंड है वो आपके नाम पे नहीं है। सो लैंड हैज़ मोर वैल्यू ऑलवेज। ऑलवेज, एंड इट विल बी। और आगे जाके तो लैंड के वैल्यूज तो ऑफकोर्स इट विल बी, मतलब अभी अभी इतने ज़्यादा चल रहे, तो ऑफकोर्स कोई भी आप टियर 1 टियर 2 सिटी लेते हो, तो उसके जो आप सराउंडिंग या फिर जो आउटस्कर्ट्स दिखते हो, यू विल सी अ लॉट ऑफ, मतलब जैसे वहाँ पे कई आईटी जोन आता है, इंडस्ट्रियल जोन आता है, देन ऑल द प्राइजेस शूट अप, एंड लैंड हैज़ मोर वैल्यू ऑलवेज। अगर आप लैंड पे खुद का घर बनाते हो, ठीक है, और वो भी अगर लेट्स से लोन में ही है, और अगर आप फ्लैट लेते हो जो अलग से लोन में ही है, देन जब आप लाइक 20 ईयर्स डाउन द लाइन जब आप ये पूरा पे ऑफ करते हो, देन योर लैंड हैज़ इंक्रीज्ड इन वैल्यू एक्सपोनेंशियली एज कम्पेयर टू योर फ्लैट, बिकॉज योर फ्लैट हैज़ डिग्रेडेड। राइट। आप क्या कर सकते हो आपके लैंड में? वो घर तोड़ के आप नया बनवा सकते हो, यू कैन डू दैट, यू हैव दैट अथॉरिटी, बट आप फ्लैट तो तोड़ नहीं सकते हो, इंटरेस्टिंग। सो यू हैव टू बैलेंस दैट आउट। इंटरेस्टिंग। सो तेरे हिसाब से हमेशा लैंड ही लो भाई, फ्लैट वगैरह मत लो, मतलब इफ पॉसिबल, क्योंकि नहीं, ऑफ कोर्स सबका लेना है तो ले सकते हैं, Correct. इट्स नॉट कि आपको लैंड ही लेना है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ। एग्जैक्टली, बट बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड फ्लैट इज ऑल्सो गुड, एंड इट इज गुड इन्वेस्टमेंट। गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बट मुझे जो Yes. लगता है कि फ्लैट इज वेरी एक्सेसिबल। यस। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, यू नो, क्योंकि हम सब कहीं ना किसी दूसरे शहर से आए हैं, यू नो, मेट्रो सिटी में आए, हम छोटे शहरों से आए हैं, तो इतना सर्च करना नहीं पड़ता आपको। फ्लैट इज़ ऑलवेज मोर एक्सेसिबल, इट इज़ ऑलवेज ईजी। बैंक्स वाले खड़े हैं कि भाई आ जाओ भाई, लोन लेके जाओ। पर लैंड में मतलब वो होता है कि आपको ढूंढना बहुत पड़ता है, एरिया कैसा होगा। सो इंटरेस्टिंग। तो मुझे एक चीज़ बता कि जब हम सब ने इंजीनियरिंग करी है ना, ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स भी करा होगा बहुत से लोगों ने, तो हमारे इस जो भी हमारी स्टूडेंट जर्नी होती है, या फिर स्टूडेंट जर्नी के बाद भी जब हम स्टार्टिंग में ही जॉब शुरू करते हैं, तो अगर तूने उस दौरान ही, मतलब सपोज तूने एजुकेशन लोन लिया, राइट, या जैसे ही तू जॉब पे आया तुमने एक बड़ा लोन ले लिया, जैसे तेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू में तूने कार ले ली थी, तो ये जो बिग लाइबिलिटीज हम ले लेते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे फ्यूचर जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको कैसे हैम्पर करता है ये अर्ली डिसीजन टू बाय समथिंग बिग? तो स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट लोन की बात की जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट लोन में ऐसा रहता है कि यू हैव स्टार्टेड वन लोन वेरी अर्ली इन योर करियर, ठीक है, बिकॉज आप अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है,
यू आर स्टिल इन अ फेज वेयर यू आर गेटिंग दैट एजुकेशन, राइट? और वहाँ पे आपका मतलब इट्स नॉट ऑन यू, बट आपके पेरेंट्स पे वो एक लोन का लायबिलिटी बन जाता है कि अगर लेट्स से इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी मतलब हाई एंड कोर्स कर रहे हो जिसका फीस बहुत ज़्यादा है, एंड एनी मिडिल क्लास फैमिली हु कुड नॉट अफोर्ड दैट मच मनी एट दैट टाइम, तो वो जो एजुकेशन लोन लेके जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? तो वो जो चीज़ें करते हैं पेरेंट्स, तो उनके ऊपर वो एक लाइबिलिटी बन जाता है, बट दैट्स नॉट योर लाइबिलिटी अगर आप देखे जाए तो, बट वो एक आपके पेरेंट्स के ऊपर है ही। बट इंडियन कल्चर में कैसा होता है ना कि अगर आप मतलब स्टूडेंट लोन लेके या एजुकेशन लोन लेके जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर मास्टर्स करते हो, जो भी आप डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, और उसके बाद जब आप नौकरी पे लगते हो या फिर कोई भी स्टार्टअप करे या फिर जो भी आप कर रहे हो, जैसे ही आपको ये करते हैं देन इट बिकम्स काइंड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? कि आपको ये लोन पे ऑफ करना है, आपको ये चीज़ें देनी है, या फिर इवन पेरेंट्स समटाइम्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई तेरा हमने एजुकेशन करवाया, ठीक है, देन यू ओ अस मनी, क्योंकि हमने तेरा ऐसे मतलब एजुकेशन करवाया, सब अच्छा अच्छा चीज़ें दिया, एंड देन यू आर नाउ गेटिंग अ गुड सैलरी, देन यू शुड पे अस बैक। मतलब वो उनका एक्सपेक्टेशन का मतलब रहता नहीं है, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स आर वेरी अटैच टू देयर किड्स, बट सम मतलब वो बैक ऑफ द माइंड वो वही चीज़ रहता है कि नहीं हमें ये पे करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। देन लाइक आई सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी आप अपना स्ट्रक्चर बना के रखो। जो मैंने अगेन आई कम बैक टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बिकॉज दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एनी स्टूडेंट और एनी फ्रेशर शुड डू, कि अगर आप एसेट्स एक कॉलम में और लाइबिलिटीज अगर आप एक कॉलम में लिख के रखते हो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर, आपको पता चल जाएगा कि आप फाइनेंशियली कहाँ पे हो। तो अगर आप वो करते हो तो आप यू कैन रीस्ट्रक्चर योर सैलरी और रीस्ट्रक्चर योर इनकम इन सच अ वे दैट यू कैन स्टिल पे ऑफ योर लोन्स, बट यू कैन स्टिल सेव सर्टन अमाउंट ऑफ मनी। चाहे वो आप 500 रुपये की जगह आप 100 रुपये भी सेव करते हो, दैट वोंट बी एन इशू, बट यू आर एटलीस्ट सेविंग समथिंग वाइल यू आर पेइंग ऑफ योर लोन्स। तो वो एक चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड। यार, तू मुझे कितने सालों से जानता है ना? 5-6 साल हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने खुद के बारे में एक चीज़ एक ना ऑब्जर्वेशन रखी है अपने बारे में कि मेरे जो दोस्त हैं, चाहे वो ऑफिस के फ्रेंड्स हों, चाहे मेरे जो बचपन से मेरे दोस्त रहे हैं, हम लोग आपस में सब टाइप की बात कर लेते हैं, है ना? सब टॉपिक पे बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कभी उनसे कोई फाइनेंस से रिलेटेड कभी टॉपिक पे बात करी हो कि यार इस महीने कैसे सेव करना है, इस पैसे को कहाँ लगाऊँ? ये मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने खुद से भी नहीं पूछा और मुझे भी मेरे जो दोस्त हैं, हमने कभी आपस में इस रिलेटेड बात ही नहीं करी। तो तुझे क्या लगता है, मतलब जनरली हम पैसे के बारे में बात क्यों नहीं करते अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से? ऐसा क्यों है? तो ये थोड़ा है ना कल्चरल शिफ्ट है, ठीक है? मतलब शिफ्ट भी नहीं बोल सकते, बट ये थोड़ा कल्चरल चीज़ है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि या फिर जब आप जब भी नया जॉब चालू करते हो या फिर जो जो भी आप नया बिजनेस चालू करते हो, आपको ये सिखाया जाता है कि यू शुड नॉट रिवील योर सैलरी, यू शुड कीप योर मनी टू योर सेल्फ। आप किसी को बता नहीं मतलब बताओ नहीं कि आपका सैलरी कितना है, आप कितना कमाते हो या फिर आप क्या करते हो। ये सब आपको बहुत पहले से ही सिखाया जाता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू हो या चाहे आपके दोस्त जो आप बोल रहे हो कि आपसे बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन्स, ठीक है? मोस्ट 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 ऑफ देम, कि वो क्या करते हैं कि वो अपना जो फाइनेंसेस है, अपना जो सैलरी है, वो हम किसी को बताते नहीं, बिकॉज व्हेन यू रिवील योर सैलरी या फिर व्हेन यू रिवील योर एक्टिव इनकम सोर्स, वो एक कंपैरिजन का एंगल बचाते हैं वहाँ पे। कंपैरिज़न, जेलसी Yes, शायद, yes. राइट? जेलसी। It can become मतलब it can convert into jealousy. It can become an issue of comparison, क्या कि आप इतना ज़्यादा कमा रहे हो, मैं इतना कम कमा रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? Even though we are at the same position, ठीक है? और वो कंपनी का भी पॉलिसी मतलब मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज जो रहते हैं उनका भी पॉलिसी यही रहता है कि यू शुड नॉट रिवील योर सैलरी टू एनीवन, जो एचआर से आपको डायरेक्टली मिलता ही है। तो ये चीज़ें थोड़ा सीक्रेट टाइप होती है, नहीं क्या? कि आप किसी को सैलरी नहीं बताओ, आप अपना फाइनेंस रिवील मत करो। इसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके जो कलीग्स होते हैं या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं कॉर्पोरेट में, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते या फिर कभी इस पे बात नहीं होती। बिकॉज फाइनेंस इज सच अ थिंग दैट इज़ लाइक आई सेड, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी पर्सनल, और हर एक का फाइनेंस अलग होता है। तो इसके लिए वो उस पर बात नहीं होता है। तो सम पीपल कंसिडर दिस एज अ टैबू,
कि वो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते और या फिर कुछ बोल नहीं सकते, बट सम पीपल कंसिडर दिस एज जस्ट अनदर थिंग। और जो आजकल जो जेन जी है या फिर अल्फाज है, जो ये नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। वो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, ये करते हैं, जो मैंने देखा है, जो मेरे यंग कलीग्स है, जो मेरे जूनियर्स है, जो अभी हमारे कंपनी में है, उनसे मैंने ये देखा है कि दे आर वेरी ओपन, दे आर वेरी फ्रेंडली, एंड दे जस्ट कंसिडर दिस फाइनेंस एज जस्ट अनदर टॉपिक ऑफ देयर लाइफ्स। वो फाइनेंसेस को दे ट्रीट दैट एज अ जस्ट अनदर सब्जेक्ट, जस्ट अनदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो बट मोस्टली 90s किड्स के साथ यही होता है कि एक डिलेमा में रहते हैं कि किसके साथ शेयर करें, किसके साथ नहीं शेयर करें, क्यों, मतलब क्यों हम फाइनेंसेस किसी के साथ शेयर करें, और अगर शेयर करेगा तो वो हमारा फ़ायदा करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो वो हमें अच्छी सलाह देगा या अच्छी एडवाइस देगा या नहीं देगा। वो सब चीज़ें हमारे मतलब बैक ऑफ माई माइंड हमारे किक इन होती रहती है। अब ये सब चीज़ में तुझे याद होगा जब एक बार हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारा कुछ तो डिबेट चल रहा था रिलेटेड कि हम घूमने जाएं, राइट? तो मैंने सब प्लान व्लान बना लिया कि ऐसे ऐसे चलेंगे, और तू बोल रहा था नहीं, थोड़े पैसे सेव करते हैं फिर जाते हैं। तब मैंने तुझे कहा था कि भाई तू कितना कंजूस है, चलना साथ में। और तूने मुझे तब कहा कि मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं थोड़ा प्लान करके चलता हूँ। राइट। ये चीज़ उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं आई, पर तू कहना क्या चाहता था? व्हाट डू यू मीन जब तू, ये हम कैसे जज कर देते हैं दूसरे को, जैसे मैंने तुझे कर दिया था कि तू बहुत पैसे की बात करता है, तू तू कंजूस है, और तूने क्लैरिफाई करा। तो ये डिलेमा में कभी तू आता है कि सामने वाला तुझे, जब तू पैसे से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड बहुत बात करेगा, तो तुझे जज कर देगा कि यार तू तो कंजूस है। इससे कैसे डील करते हैं लोग? तो ये जो किस्से जो आप बोल रहे हो ट्रैवल के या फिर कोई भी चीज़ के, जिसमें मतलब स्पॉन्टेनियस जो स्पेंडिंग बोलते हैं या फिर इंस्टेंट स्पेंडिंग जो बोलते हैं, इम्पल्सिव बाय या फिर इम्पल्सिव डिसीजंस जो ये हम बोलते हैं ना, तो ये मेरे साथ पहले बहुत हो चुकी है। इसलिए मैंने उस टाइम पे ये बोला था कि नहीं, मैं ये थोड़ा प्लान करके चलता हूँ, थोड़ा प्लान करके मतलब तेरा पहले से कुछ एक्सपीरियंस था उसमें? यस। तो मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसमें मेरे पास पैसा नहीं हो फिर भी मैं वो ट्रैवल किया है, या फिर पीयर प्रेशर में? यस, पीयर प्रेशर हो या फिर मुझे, क्योंकि मुझे आई लव ट्रैवलिंग, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो बचपन से ऐसा है कि मुझे ज़्यादा घूमने मिला नहीं इन माय चाइल्डहुड। तो मेरा ये हमेशा रहता है कि नहीं, मैं और नई नई चीज़, नए नए लोकेशन एक्सप्लोर करूँ, नए नए कंट्रीज़ घूमूँ एंड ऑल। तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है कि नेक्स्ट ट्रिप कौन सा चाहिए, नेक्स्ट ट्रिप कौन सा चाहिए। बट बिफोर दैट वो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर नेक्स्ट ट्रिप के लिए अगर इतना पैसा लगेगा तो उसका बजटिंग मैं पहले से ही चालू करता हूँ। सो आई एम वेरी प्री स्केड्यूल्ड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने इम्पल्स डिसीजंस लिए हैं और उसमें मैंने ट्रैवल में बहुत पैसे खर्च भी किए हैं, और उसमें मतलब मेरा अगर बजट लेट से 1 लाख रुपए का है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप, मैं वहाँ पे 2 लाख भी खर्च करके आया हूँ। तो ऐसा भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रे प्रेशर है, आप बोल सकते हो, या फिर आप ओवर स्पेंडिंग बोल सकते हो, या फिर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है वहाँ पे जाके और आपको ज़्यादा स्पेंड करने का मन करता है, तो यू डू दैट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आप स्पेंड कर रहे हो, अगर आपका बैकअप है या नहीं। अगर आपका बैकअप नहीं है एंड देन यू आर स्पेंडिंग इट, देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन डेंजर। अगर आपका बैकअप है और आपके पास मतलब जो भी आपके फंड्स है या फिर जो भी आपके सिक्योरिटीज़ है, अगर आपके पास वो ऑलरेडी है, तो फिर यू कैन मतलब यू कैन थिंक ऑफ स्पेंडिंग सम मोर मनी, राइट, ऑन दैट ट्रैवल। तो वो एक चीज़ रहता है। और कंजूस जो आप बोल रहे हो, तो कंजूस में ऐसा होता है कि सामने वाला तो आपको बोल देता है कि आप कंजूस, मतलब तू कंजूस है यार, क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे ये कर लेते हैं वगैरह वगैरह। एंड मतलब समहाउ कोई भी फ्रेंड्स रहते हैं या फिर जैसे आप मेरे भाई हो, राइट, सो मैं तो बोल दूंगा यार ठीक है चलो यार, भाई बोल रहे तो चलता है, नहीं क्या। तो वो मैं कर सकता हूँ, बट आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर आई गो टू दैट ट्रिप कि या ये अगर मैं कर रहा हूँ देन कितना मुझे सेटबैक होगा, चाहे वो 3 महीने का सेटबैक होगा, 4 महीने का सेटबैक होगा, वो मेरा मैं प्लानिंग फिर चालू करता हूँ। बेसिकली बजट बना के चलो, हर यस, चीज एग्जैक्टली, एक यस। प्लान कर लो। अगर आपको घूमने जाना है, कोई आपका फेवरेट हर डेस्टिनेशन एक है। चीज़ का आप अपर कैप अगर रखते हो कि अगर लेट्स से हम रोड ट्रिप कर रहे हैं, राइट, और इंडिया में मोस्टली हम रोड ट्रिप करते हैं, करेक्ट। तो अगर हम कैप्स रखते हैं कि यार पेट्रोल का या फिर जो भी डीजल का जो भी खर्चा रहेगा तो ये 20,000 रहेगा फॉर द होल ट्रिप। तो अगर आप ये कैप्स रख रहे हो, या खाने का खर्चा होगा वो 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या फिर आप अगर कहीं होटल्स देखते हो या फिर आप स्टेज देखते हो तो उसका खर्चा लेट्स से 40-50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जब आप जो मैक्स लिमिट्स या जब आप कैप करते हो आपके बजट स्पेंड्स को, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू प्लान द होल ट्रिप।
मुझे ये भी लगता है कि ये जो इम्पल्सिव डिसीजन हम लेते हैं ना, कहीं भी Yes. घूमने का या कुछ खरीदने का, Right. इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड की एक फैसिलिटी दे दी, है ना? Yes. हम उसको बहुत यूज़ करते हैं। हमको लगता है यार हम तो दूसरे का पैसा यूज़ कर रहे हैं, हम बाद में दे देंगे, है ना? ये Yes. क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। मुझे तो ये बता कि जस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी का क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 3 लाख है ना? और उसके पास वो 3 लाख रुपए हैं। तो क्या एडवाइजेबल है कि उसको वो 3 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड में डाल के वो बिल बंद करना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड पे एक फ्लेक्सिबल टेन्योर ले ले पैसे का, और जो उसके पास अभी लमसम पैसा है 3 लाख, वो कहीं इन्वेस्ट कर दे? इस सिचुएशन में क्या करेगा? कैसे इस सिचुएशन डील करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा है तो तो पहले तो भाई तुम गलत कर रहे हो। पहले तो आप गलत कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड तोड़ के फेंको। एग्जैक्टली और मैं मतलब इवन दो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इवन दो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं ये खुद बोलूँगा कि पहले 3-4 साल करियर के आप क्रेडिट कार्ड को देखो ही मत। इवन दो आपको बैंक ने अरे ऑफर किया वो है, नहीं है, कुछ देखो किया ना, है। पर ये बैंक वाले आके जब सैलरी अकाउंट खोलते हैं ना, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पकड़ाते हैं, भैया ये लो क्रेडिट एग्जैक्टली कार्ड। या दैट्स मतलब दैट्स देयर वे टू लोअर यू इन। Yes. वो उनका एक तरीका होता है कि आपको ऐसे चमकीली चीज़ें दिखाना कि या भाई तेरे पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, गो आउट देयर एंड स्पेंड इट। एंड आप वो 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप भर सकते हो, आपका जब बिल आएगा तब। बट देन यू विल नॉट रियलाइज कि आपका जो सैलरी आएगा उसमें से ही वो पैसा कटेगा, या फिर जो Correct. आपका इनकम, एक्टिव इनकम सोर्स रहेगा उसमें से ही आपका वो पैसा जाने वाला है। तो मैं हमेशा ये लेके चलता हूँ कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा है, ट्राई टू कवर दैट अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट रहता है यू कैनॉट इवन मैच दैट विथ सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग दैट यू विल डू। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, जो भी हो, तो आपको मैक्स टू मैक्स ऑन एन एवरेज आपको 20% से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। इट्स वेरी हाई, मतलब जो भी मैं इंटरेस्ट रेट कोट कर रहा हूँ इट्स वेरी एट अ हाई एंड। मगर आप मैक्सिमम रिस्क लेके आपका पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो देन यू विल गेट समवेयर अराउंड बिटवीन 20-22%, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट देखते हो इट्स 35-40%, सो यू आर ऑलरेडी एट अ लॉस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 3 लाख रुपया है, और अगर आपके पास 3 लाख रुपया है, तो भर के खत्म करो उसको। एटलीस्ट 2.5 लाख रुपया तो भरो। 50,000 आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखना है, रखो। अगली सैलरी में आपको अगर जो भी 50,000 मिलता है यू कैन कवर दैट अप विद सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा वो लगेगा, जो भी है। बट एटलीस्ट ट्राई टू कवर दैट अप एज सुन एज पॉसिबल, वो आप पहले भर दो। तो एक चीज़ बता, अभी हमने इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, यस। जो कोई भी हमें देखेगा, हमें सुनेगा, है ना, अगर उसे कभी चेक करना हो, ऑडिट करना हो अपना खुद का, कि मैं अपने फाइनेंशियल गोल में या अपनी प्लानिंग में कहाँ खड़ा हूँ, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो उसको देखनी ही चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो वो शुरू कर सकता है, ताकि वो उसका जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है या जो भी गोल है लाइफ का, वो उसको अचीव कर पाए? तो जो आपको अभी जो चीज़ चेक करनी है, मैं 2 मेजर चीज़ें बताऊँगा। वो एक है एसेट्स और एक है लायबिलिटीज़, ठीक है? आप ये कोई तो एक्सेल शीट बनाओ, नहीं तो कोई तो नोट्स बनाओ, नहीं तो आपके नॉर्मल नोटपैड में लिखो कि आपके एसेट्स कितने हैं। एसेट्स एज़ इन आपकी जो भी इनकम स्ट्रीम है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो आपको पैसा देती है, जो आपको एक्टिव इनकम है, दैट बिकम्स योर एसेट। या फिर जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है, या फिर जो भी आपके क्या बोल सकते हैं, अगर आपके पास घर है या फिर कोई लैंड है, जो भी है, दैट बिकम्स योर एसेट, ठीक है? एंड लाइबिलिटीज इज समथिंग जहाँ जो जिससे आपका पैसा जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, या फिर आपके जो भी, लेट्स से आपने पेरेंट्स ने कुछ लोन लिया हो, या फिर कुछ कोई भी डेट हो, एनी काइंड ऑफ डेट जिससे आपका पैसा जा रहा है, दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी। इतना एटलीस्ट आप पहले नोट करोगे, एटलीस्ट इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि आपका टोटल क्या बनता है। ये अगर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज आप बैलेंस कैसे कर पाओगे, एटलीस्ट आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि आप है ना, आपके एसेट्स में ये 2 चीज़ें हमेशा ऐड करना। एक है हार्डवर्क और दूसरा है डेडिकेशन, क्योंकि ये हार्डवर्क और डेडिकेशन, दीज टू विल क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फॉर यू। जितना आप खुद को ग्रो करोगे प्रोफेशनली या पर्सनली, जितना आप अपस्किल करोगे, जितना आप मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज आप जितना गेन करोगे, इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, और आप उससे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो, दैट विल बिकम योर एसेट्स। और ऐसी 2 चीज़ें जो उनको शुरू करनी चाहिए इन फ्यूचर?
दो चीज़ें, पहला तो बोलूँगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली इन योर करियर, बिकॉज मैंने खुद मिस्टेक्स किए हैं बहुत मेरे लाइफ में, एंड आई विश कि मैंने इन्वेस्टिंग बहुत अर्ली स्टेज में चालू किया रहता तो आई वुड हैव गॉटन मोर मनी देन आई हैव राइट नाउ। वो एक चीज़ मैंने किया है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग व्हाट वी कैन से, यू हैव टू थिंक इन अ वे कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो। अभी जब तू बोल रहा था कि मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए ना फॉर हम्म, योर इनकम, हम्म, तो उससे एक चीज़ मुझे समझ आई कि अगर आप सिर्फ पेचेक टू पेचेक पे भरोसे हो, तो आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो गरीबी हम्म, से। हम्म, अगर वो सोर्स गया, फॉर एग्जांपल आप जॉब में हो, राइट, आपकी जॉब गई, तो हम्म, आपके पास कुछ और है नहीं, हम्म, तो तू अपनी लाइफ में, और वो एक मेंटल प्रेशर भी रहता है दिमाग में, राइट, तो तू उसको अवॉइड करने के लिए तूने ऐसा क्या किया, या तेरे पास आज ऐसा क्या हम्म, सपोर्ट सिस्टम है हम्म। कि तू उसके बिना भी, एक प्रेशर के बिना अपना काम कर सके रोज? तो फॉर मी व्हाट आई जनरली डू इज़, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ, आई एम अ यूएक्स डिज़ाइनर, एंड आई वर्क ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड एनहांसिंग देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि इफ़ आई एम अर्निंग यू नो बेस्ड ऑन माई दिस पर्टिकुलर स्किल, तो मैं ये करता हूँ कि मैं खुद को पहले अपस्किल करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने इतना अपस्किल किया है कि आई हैव बिकम अ मेंटर नाउ, अ डिज़ाइन मेंटर, एंड मैं मेरे मेंटरशिप ऑनलाइन भी देता हूँ, सो दैट बिकम्स एन अनदर सोर्स फॉर मी। देन आई ऑल्सो हैव सम डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आई सेल पैसिवली, वो भी मेरा एक अलग एक इनकम सोर्स बन जाता है। देन आई ट्राई टू क्रिएट दिस डिफरेंट डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स जो रहते हैं, उसके लिए भी आई डू समटाइम्स फ्रीलांसिंग, बट वो दैट इज़ वेरी पैसिव, वो मेरा मतलब लीस्ट प्रायोरिटी रहता है ऑलवेज। मेरा एडवांटेज ये है कि आई आई ऑल्सो हैव अ पार्टनर हु इज़ अर्निंग। ओह नाइस। तो हमारे जो दोनों के फाइनेंसेस है, दीज आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो एक्टिव इनकम सोर्सेस है वी कंसिडर देम एज एक्टिव सोर्सेज, जो पैसिव है वी कंसिडर देम एज प्लस। तो वो हम हमेशा वी ट्राई टू इन्वेस्ट दैट इन ईदर इन म्यूचुअल फंड्स और ईदर इन सम स्टॉक्स और सम बॉन्ड्स। तो वो हमारी चीज़ें ऑलरेडी चलती रहती है, एंड वी हैव अ लाइक वेरी गुड स्ट्रक्चर जो हमने हमारे लिए खुद क्रिएट किया है, जो एक फाइनेंस शीट हमने बनाया है, एंड वी गो बाय दैट एवरी मंथ। जो भी, चाहे वो आप इमरजेंसी फंड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, जो हमने पैसा अलोकेट किया है वो जाता ही है। अब मुझे तुझसे एक चीज़ जानना है कि तेरे जितने भी कलीग्स हैं, राइट, उसमें हो सकता है बहुत सारे होंगे जो तेरे से बहुत छोटे होंगे, राइट, कुछ होंगे जो तेरे साथ वाले होंगे, कुछ होंगे जो तेरे से बड़े भी होंगे। हम्म, तो अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि इंटरनेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, यस, लोग फाइनेंस को लेकर अब बहुत बात करते हैं। यस। तूने कोई ऐसा मेंटल शिफ्ट या ऐसा उनके उनके बातों में कि वो फाइनेंस की बातें अब ज़्यादा करते हैं, सेविंग्स की बातें ज़्यादा करते हैं, तूने कुछ ऐसा मेंटल शिफ्ट फील किया है उनके साथ? हाँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो जूनियर्स हैं मेरे, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी रिसेंटली मतलब मेरी कंपनी में जॉइन हुए, मैं देखता हूँ कि उनका जो अप्रोच होता है इन ऑर्डर टू डिस्कस दीज फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, वो बहुत ओपन रहता है। तो वो हमेशा मतलब एक, दे कंसिडर दिस एज अ जस्ट अनदर थिंग टू डू, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली इन सम वॉट वे, कि आप एक फाइनेंसेस को एक जगह ऐसे देते हो आपके लाइफ में कि यू हैव टू कंट्रोल दिस एज वेल, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग्स, लाइक चाहे वो आपका फैमिलीज हो, चाहे आपका जो भी आपके डेट्स हो, चाहे जो भी आपके ऑलरेडी चीज़ें चल रही हो, इसके साथ साथ आप फाइनेंस को भी आप एक मतलब वो एक लेवल देते हो। और जो हमारे साथ वाले हैं वो क्या ओपन अप उतने ही होते हैं? मतलब ये तो यंग जनरेशन है, क्योंकि वो राइट, मैंने भी देखा है राइट। कि मेरे साथ भी जो अभी जिन्होंने वर्कफोर्स में ज्वाइन हम्म, करा है, दे आर वेरी डिफरेंट। हम्म, वो मनी को लेकर बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। हम्म, मैं तो एग्जांपल देता हूँ, मतलब अभी ये आईपीओज वगैरह बहुत होते हैं। हम्म, तो मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही काम करता है, बहुत छोटा है, हम्म, और उसको जितनी नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, कंपनी का, जो भी हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी उसका सीईओ कौन है, उसका बैलेंस शीट क्या है, मतलब उसका जो लेवल है सोचने का, हम्म, और मैं वहाँ तक भी पहुँच ही नहीं पाया। राइट, तो वो डिफरेंस मैंने देखा कि यार ये भले ही मुझसे जूनियर होगा या इसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, पर हम्म, इस चीज़ में ये मुझसे बहुत ज़्यादा आ गया है।
तो वो शिफ्ट तो मैंने भी फील करा। राइट। पर जो मेरे साथ वाले हैं वो तो हम सब एक जैसे ही हैं कि एक दूसरे को पूछ कर यार इधर करें क्या, हाँ इधर कर, इधर करें राइट, क्या, राइट। मतलब इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से पूछ कर ही होता है। वो तो है, राइट। मतलब वो तो जैसे मैंने बोला कि वो एक कल्चरल शिफ्ट भी है, एंड वो एक एक्सपोजर टू सोशल मीडिया भी है, या फिर एक्सपोजर टू डिफरेंट चैनल्स जिनके थ्रू उनको लर्निंग मिलता है फाइनेंस के रिलेटेड। तो वो दोनों इट गोज हैंड इन हैंड। Right. यस। अब जो मैं तुझसे पूछूंगा बहुत ही पर्सनल सवाल। ओके। तू आज जिस पोजीशन पे है, अगर तुझे अपने यंगर सेल्फ को, आज से 10 साल पहले वाले शारंग को कुछ एडवाइस देना हो अबाउट फाइनेंस, तो तू क्या एडवाइस देगा? सबसे पहला एडवाइस तो मैं खुद को ये दूंगा कि नहीं भाई। नहीं, पहले ये बता तू हाँ। क्या बोलेगा कि गलती, ये गलती मत कर, एडवाइस बाद में। हम्म। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको तू करने से रोकेगा, वो क्या करेगा तू? तो दो एडवाइस मैं ऐसे दूंगा मेरे यंगर सेल्फ को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओवर डेट मत लेना। जो मैंने गलती किया है जिस टाइम, मतलब एक्चुअली इट्स 5 years बैक, जो मैंने 2020 में मैंने कार लिया था, उस टाइम पे मैंने इम्पल्स बाई किया था वो। तो वो मैंने, इट वाज अ वेरी हाई डेट फॉर मी, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ माई सैलरी एट दैट टाइम। तो वो मत कभी करना। एंड दूसरा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली। चाहे वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, जो भी हो, वो आप एक इन्वेस्टिंग ईएमआई करके, मैं खुद कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ। दैट इज़ नथिंग बट, अगर आप कोई होम लोन या कार लोन का अगर आप ईएमआई भर रहे हो, या फिर पर्सनल लोन है जो भी है, अगर आप कोई ईएमआई भर रहे हो, स्टार्ट गिविंग सम काइंड ऑफ ईएमआई, और सेट अप सम काइंड ऑफ ईएमआई टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। तो वो एक इन्वेस्टिंग ईएमआई बन जाता है। सो दीज टू थिंग्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और एडवाइस क्या देगा? एडवाइस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू गिव एनी एडवाइजेस, बट डेफिनेटली जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे, दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट मतलब आई कैन गिव। अर्ली शारंग बहुत अच्छा है, उसको बस गलती करने से रोकना है, यस, एडवाइस कुछ नहीं देना। यस, यस। अब तूने इतना मुझे फाइनेंस के बारे में बताया, राइट। तेरा पोर्टफोलियो कितना है पहले ये बता। यस। एब्सोल्यूट टर्म्स में मत बता, ये राइट। बता कि तूने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड किया, मतलब डेट फंड्स हैं, इक्विटी है, राइट। एफडी है, कैसे यस। तूने सेग्रीगेट कैसे किया? मेरा अगर पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो काफ़ी सेग्रीगेटेड है। अगर इस पे बात करने जाऊँगा तो पूरा एक एपिसोड निकल जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरा अप्रोच ये है कि आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रीम्स। ठीक है? तो मेरा एनपीएस में भी पैसा जाता है, विच इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। मेरा म्यूचुअल फंड्स में भी है। म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे टाइप्स है। तो मेरा कुछ कुछ इक्विटी में है, कुछ कुछ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारे मेरे एसेट एलोकेशंस है उसमें ही। देन मेरा बॉन्ड्स में भी है। मेरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी है, जो मैं एक ज्वेलर से करता हूँ। एंड मेरा फिजिकल गोल्ड का भी, मतलब वही वो फिजिकल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है। देन मेरा पीपीएफ भी है। तो मेरे बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एसेट्स है जो मैं पैरेलली करता हूँ, एंड एवरी मंथ आई गिव एन इन्वेस्टिंग ईएमआई टू दैट। तू कुछ ऐसा परसेंटेज फॉलो करता है कि 100% है तो मैं उसका 10% एसआईपी में डालूंगा, अगर राइट। 10% में डाल रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म में कितना जाऊँगा डालूंगा, हम्म। मिडियम टर्म में कितना डालूंगा, शॉर्ट में राइट। कितना डालूंगा, ऐसा कुछ फॉलो करता है तू? डेफिनेटली मैं फॉलो वो करता हूँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर एज इज़। ठीक है? मैं उसको एज के साथ आपके रिलेट करना चाहूँगा। लेट्स से इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s, जो आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, देन यू आर फ्री टू टेक सम मोर रिस्क। तब आप अपना पैसा, आप थोड़ा स्मॉल कैप या फिर जो मिड कैप फंड्स है, वो हम बाद में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। बट उसमें हम, आप वो ज़्यादा एलोकेट कर सकते हो। मतलब लेट्स से इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, उसका आप 60%, 65% आप डेफिनेटली स्मॉल कैप, मिड कैप, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है बट ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी रहते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स भी रहते हैं, उसमें आप डेफिनेटली एलोकेट कर सकते हो। देन बाकी जो आपके 30-35% जो बचते हैं, उसको आप डेफिनेटली आप डिवाइड कर सकते हो लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में, या फिर जैसे ही आपको ये करना है। बट दीज आर वेरी म्यूचुअल फंड टर्म्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 के 100 रुपये आप म्यूचुअल फंड में डालो, बट ट्राई टू डाइवर्सिफाई। आप जितना डाइवर्सिफाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समटाइम्स इट इज़ नॉट गुड एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स यू एन एवरेज रिटर्न। ठीक है? तो वो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एज बहुत मतलब इफ़ यू आर वेरी अर्ली, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो यू कैन इन्वेस्ट इन सच एसेट जिसमें ज़्यादा रिस्क है बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। बट इफ़ यू आर इन योर लेट 35, in your late 40s, right? Or if you are in your late 50s, then try to shift or try to move that asset through this period of time. जितना आप जल्दी जल्दी मूव कर सकते हो वो आप
थोड़ा लिक्विड फंड्स में या फिर आप थोड़ा जिसमें कम रिस्क है उसमें आप मूव कर सकते थैंक यू, हो। थैंक यू गुरुजी। अब मेरा लास्ट सवाल है ये, और ये मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोच रहा था तुझसे पूछने के लिए। हम्म, जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत ही एक स्पिरिचुअल बंदा है, आई नो यू वेरी वेल। अब स्पिरिचुअलिटी में हमने हमेशा से सीखा कि इट इज़ अ जर्नी ऑफ नोइंग योर सेल्फ, इनर योर सेल्फ, राइट? अ यस, स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयर, राइट? यस, मोरालिटी, कर्म, कर्म करो, फल की इच्छा मत क्या चिंता बोले, मत करो, यस, चिंता मत करो, राइट? और तू अभी मेरे को पूरा तूने अच्छे से बताया पैसों के बारे में। राइट, तुझे कभी कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि पैसा तो मटेरियलिस्टिक है ना? राइट, तूने कभी ये सोचा इस बारे में कि यार, मतलब मुझे ये लगा, मैं बहुत दिनों से तुझसे पूछना चाहता था कि एक स्पिरिचुअल इंसान को ये पैसे के पीछे इतना प्लान करना, इस डिलेमा से तू कैसे डील करता है? See, being spiritual versus being practical, these are two very different things, to be very honest. ओके। अगर आप ये दोनों चीज़ों को देखा जाए तो इट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ, इन माय ओपिनियन। आप स्पिरिचुअल इस वे में हो, मतलब जैसे आपने बताया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल इन सच अ वे कि मुझे पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सो आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ दैट वॉट आई एम डूइंग। ठीक है, ये मैं ईगोइस्टिक नहीं बोल रहा हूँ कि आई मी माई सेल्फ नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मुझे ये पता है कि आई एंड एटलीस्ट आई एम अवेयर कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका मुझे इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इसके मुझे क्या चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है या फिर क्या मुझे अच्छा चीज़ मिलेगा। एटलीस्ट आई एम कैलकुलेटिव इन दैट वे। तो वो जो मेरा कैलकुलेशन स्पिरिचुअलिटी का जो है ना, वो मैं रियल लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। अच्छा। तो चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो कोई दूसरा एस्पेक्ट हो मेरे लाइफ का, चाहे वो करियर हो, अगर मैं करियर में लेट्स से कुछ अगर मुझे जंप करना है या फिर मुझे कुछ लेट्स से प्रमोशंस लेने हैं या मुझे कुछ असेसमेंट करना है खुद का, तो मैं उस टाइम पे ये चीज़ देखता हूँ कि मेरे में अभी तक कितने स्किल्स हैं, मेरे में अभी तक क्या पोटेंशियल है और मैंने अभी तक क्या सीखा है। उसके बेसिस पे आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट कि वेयर कैन आई गो एंड व्हाट कैन आई अचीव, राइट? अगर आपने वही आपका कैलकुलेट नहीं किया है, देन हाउ कैन यू अचीव समथिंग? राइट। सो वो मैं फाइनेंसिंग में भी वो मैं सेम करता हूँ कि जितना आप खुद को जानते हो, जितना आप खुद से समझते हो कि मेरा क्या अभी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बेसिस पे आप अगले आपके 10-20 साल आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। So thank you for watching us. Please like and subscribe to our channel. See you in the next video.